हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, सारे बढ़िया हो, उम्मीद मैं यही करता हूं। और आज की जो क्लास है उसमें अपन कर रहे हैं पारीतंत्र को करेंगे। भाई पारीतंत्र क्या है? भाई आपकी जो इकोलॉजी चल रही थी, मैंने आपको बताया था कि एक क्लास आपकी जूलॉजी की चलेगी जिसमें अपन 11th क्लास का डाइजेशन जो वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट अपन ने किया था। उसके अलावा दूसरी क्लास बोटनी की होगी जिसमें अपन पहले 12th वाले जो चैप्टर जो दो बाकी हैं, ठीक है, वो करके आएंगे। उसके बाद में 11th की बोटनी उठाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी ऐसे समझो कि बोटनी की क्लास है ना। तो इसमें आज अपन करेंगे पारीतंत्र। पारीतंत्र चैप्टर का नाम है इकोलॉजी के अंदर। ये आपका इकोलॉजी वाली जो यूनिट है, जो लास्ट यूनिट है, उसके अंदर ये चैप्टर है पारीतंत्र, इकोसिस्टम। इंग्लिश में इकोसिस्टम, हिंदी में पारीतंत्र, ठीक है। ये अपन पढ़ने वाले हैं, हार्ड नहीं है, बिल्कुल एनसीईआरटी है। बस आपको ध्यान से बातों को सुनते जाना है और आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट्स बनाने की जरूरत वैसे है नहीं, लेकिन अपने आप से नोट्स बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना ये नोट्स तुम आपको दे ही दूंगा ना। इससे बेटर नोट्स नहीं है, जो लिखा हुआ है वो लिखते जाना कि आपकी लैंग्वेज में रहे ना, तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा यार, है ना। आप अपने हाथ से लिखोगे, अपनी खुद की राइटिंग रहेगी, तो आपके लिए वो चीज़ बहुत बेटर रहती है। तो ये बात अपने ध्यान में रखना, नोट्स बना लेना। उसके अलावा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास जो है वो शुरुआत हो चुकी है। IUPAC की एक लेक्चर हो गया है, तो उसको बढ़िया से करो, ठीक है। और कल मैं लाइव आऊँगा, तो उसमें आपको NCERT रीडिंग वाला जो बैच है वो 10 तारीख को उसके वो लॉन्च हो जाएगा। तो उसके लिए उसकी प्राइसिंग के रिलेटेड, उससे क्या क्या मैटर होगा, उससे रिलेटेड मैं आपसे बातें करूँगा। तो कल के लाइव में भी जुड़ना, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लेक्चर की। पारीतंत्र क्या है? यह पारीतंत्र क्या है? ये पारीतंत्र लप्पू सा पारीतंत्र है, ध्यान से सुनना बातों को। पारीतंत्र किसको बोलते हैं यार? देखो, कोई भी इकोसिस्टम, देखो आप मतलब अपन जमीन पर रह रहे हैं, ठीक है, कोई जंगल में जानवर रह रहे हैं, तो एक जंगल जो है ना उसमें एक पारीतंत्र है ना। उसमें वहां पर पेड़ भी होंगे, वहां पर आपका शेर भी होगा, हिरण भी होगी, बकरियां भी होंगी। बकरी तो जंगल में नहीं होगी, है ना। तो जो जंगली जानवर वहां पर रहते हैं, और भी वहां पर जो चीजें होंगी, वहां पर पक्षी भी होंगे, ठीक है, वहां पर छोटी छोटी झाड़ियां भी होंगी। तो वो सारी चीजें क्या है? वो सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है? पारीतंत्र बनाती हैं। इसको आपको और थोड़ी सी ये तो मैंने आपको बता दी बेसिक। अब जो चैप्टर में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊं कि पारीतंत्र क्या होता है। जैविक और अजैविक जो कारक हैं वो जहां पर भी एक साथ में रहते हो ना, वही क्या होता है? आपका पारीतंत्र होता है। भैया बताओ कैसे? मैंने कहा कि जैसे तालाब है, कोई तालाब है, उसमें मछलियां रह रही हैं, ठीक है, उसमें और भी जो जलीय जो जीव हैं वो रह रहे हैं, उसमें जलीय जो पौधे हैं वो भी रह रहे हैं, ठीक है, और पानी भी है। पानी यहां पर क्या है? आपका अजैविक कारक है, बिल्कुल भैया। और आपकी जो मछलियां वो क्या है? जैविक कारक है। तो यहां पर जो तालाब है वो पूरा क्या है जी? इकोसिस्टम। वो क्या है? पारीतंत्र। इसमें आपको क्या मिलेगा? अजैविक कारक भी मिलेगा और जैविक कारक भी मिलेगा। तो पारीतंत्र की जो डेफिनेशन है वो क्या है? यह जैविक एवं अजैविक घटकों की आत्मनिर्भर कार्यात्मक इकाई है। कि जैविक और अजैविक जो हैं वो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, आपस में मिलकर एक इकाई बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं, और वो यूनिट ही क्या होती है? आपकी पारीतंत्र होती है। ध्यान से सुनो बातों को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अजैविक कारक, ठीक है, और जैविक दोनों मिलकर एक इकाई बनाते हैं। कि हमें कोई और दूसरे मतलब नहीं। जैसे तालाब है, उसमें क्या जीव भी रह रहे हैं और आपको पानी भी है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? यहां पर अजैविक कारक भी हैं और जैविक कारक भी हैं। उस दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? एक पारीतंत्र बना लिया, कि इकाई बना ली, एक है ना आत्मनिर्भर इकाई है। कि ये जो आपका तालाब है वो और किसी पर निर्भर नहीं है, खाना भी खुद ही बना लेगा। इसमें कोई मर गया तो उसको सड़ा गला भी खुद ही देगा। तो सारा काम यहां पर हो रहा है, वो क्या है? आपका पारीतंत्र। जैसे मान लो जंगल है, तो जंगल में क्या, वहां पर पौधे खाना भी बना रहे हैं, बकरियां या फिर हिरण उनको खा रही हैं उन पौधों को, और उसके बाद में शेर हिरण को खा रहा है। फिर कभी शेर मर गया तो उसको सड़ाने गलाने का काम भी वही हो रहा है। तो वो किसी और पर निर्भर नहीं है, सारी चीजें जो है वही चल रही है। वही क्या होता है? पारीतंत्र होता है। बहुत सारे जो साइंटिस्ट है वो क्या बोलते हैं कि अर्थ जो है ना, आपकी जो पृथ्वी है वो क्या है? एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। वो क्या है आपकी? एक मिनट, धरती क्या है? ग्लोबल इकोसिस्टम बोला धरती को ना, कि धरती भाई ग्लोबल पारीतंत्र है, ठीक है। अब इस पारीतंत्र को विभाजित किया गया यार, इसको डिवाइड किया गया, इकोसिस्टम को डिवाइड किया गया दो में, स्थलीय और जलीय, ठीक है। स्थलीय जो है इसमें आप क्या आ जाएंगे? जंगल आ जाएंगे, घास के मैदान हो गए। मरुस्थल जो है, अब मरुस्थल में अलग प्रकार के जीव रहते हैं और उसके अंदर अलग प्रकार के पौधे होते हैं। वहां के पौधे खाना भी बनाएंगे, उस पर निर्भर कौन रहेंगे? वहां पर जो जीव रहते हैं वो उस पर निर्भर करेंगे। वहां पर वो मर जाएंगे तो उनको सड़ाने गलाने का काम भी वहीं पर होगा। तो मरुस्थल एक अलग पारीतंत्र है, लेकिन है तो स्थलीय ना,
है ना, स्थल पर ही तो है, तो वो स्थलीय है। ऐसे घास का मैदान है वो एक अलग पारितंत्र है वो, लेकिन है स्थलीय वो। उसके अलावा जंगल जो है वो भी क्या है, एक अलग पारितंत्र है। वहीं मैं बात करूं जलीय पारितंत्र की, तो उसमें आ जाएंगे आपकी झील, है ना, झीलें जो एक अलग पारितंत्र है। तालाब हो गए आपके ना, तालाब हो गए, दलदली क्षेत्र हो गई, नदियां हो गई, जवार नदमुख अश्चुरी हो गए ना। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। किसको? पारितंत्र को। दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। एक मिनट पानी पी लीजिए, गला बैठने लग रहा है। पानी ऐसा नहीं पीना चाहिए, या तो गिलास से पियो या फिर ऐसे पीते हैं ना, गाँव में देखा होगा आपने, तो वो सही पीते हैं भाई। ऐसे ऊपर करके पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन पीते तो अपन ऐसे ही है। ठीक है, चलो। इकोसिस्टम जो है वो इकोसिस्टम जो है उसको विभाजित किया गया है दो भागों में, एक स्थलीय और एक जलीय। स्थलीय के अंदर आपके जंगल हो गए, घास के मैदान हो गए, ये सारी चीजें आ जाएंगी। वही बात करूं जलीय की, तो उसके अंदर तालाब हो गई, झीलें हो गई, नदियां हो गई, ये सारी चीजें आ जाएंगी। पर पारितंत्र की क्रियाशीलता, अब पारितंत्र जो है उसकी क्रियाशीलता की बात करते हैं, तो इसके अंदर चार चीजें अपन देखेंगे। उत्पादकता कैसी होगी भाई, है ना, वहां पर उत्पादकता। अपघटन मतलब कोई मर गया, है ना, तो कोई मर गया तो उसको क्या करेंगे, सड़ाने गलाने का काम करें, वो क्या है, अपघटन। ठीक है। ऊर्जा प्रवाह है, ऊर्जा प्रवाह कैसे होगी, वो उसको सारी चारों चीजों को अपन क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। उत्पादकता ये कौन करेगा, आपके जो पेड़ पौधे होंगे वो क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, प्रकाश संश्लेषण से क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। उसके बाद में हिरण आएगी, उन क्या घास फूस को खा लेगी, वो उन पेड़ पौधों को खाएगी, और जो ऊर्जा उन पेड़ पौधों के अंदर होगी वो कहां ट्रांसफर हो जाएगी, आपकी हिरण के अंदर, है ना। ये पौधा था, ये पौधा था, इसको खाया किसने, हिरण ने खाया। इसके अंदर जो ऊर्जा होगी वो किसके अंदर चली गई, हिरण के अंदर। हिरण को किसने खाया, शेर ने, तो वो ऊर्जा जो किसके अंदर चली गई, शेर के अंदर। तो ये जो है ऐसे ऊर्जा प्रवाह जो होता रहेगा, इसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। एक है पोषण चक्र, ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, ये चार जो पॉइंट है, ये क्या है, इसकी फंक्शन है, किसके फंक्शन है, पारितंत्र के फंक्शन है। तो जिस भी पारितंत्र के अंदर ये चारों चीजें हैं, वो क्या है, एक पूर्ण पारितंत्र होता है। पारितंत्र किसको बोलेंगे, और पूर्ण पारितंत्र किसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे जिसके अंदर ये चारों चीजें हो। क्या हो, उत्पादकता भी हो वहां पर, और क्या हो वहां पर अपघटन भी हो, उसके अलावा ऊर्जा प्रवाह भी होता हो, और उसके अलावा आपका न्यूट्रिएंट साइकिलिंग भी हो। तो ये जो पोषण चक्र ये भी हो, तो चार चीजें जो है ये जिस भी पारितंत्र के अंदर होंगी वो पूर्ण पारितंत्र होता है। ठीक है। अब पारितंत्र की विशेषताओं की बात कर लेते हैं, आ जाओ जी। पारितंत्र की विशेषताएं, पहला इसके अंदर संरचनात्मक घटक। संरचनात्मक घटक इसमें क्या है, जैविक और अजैविक, है ना, कि भाई पारितंत्र की संरचना जो है ना, इसकी संरचना, इसको संरचनात्मक घटक कौन है, इसका मतलब इसको बनाने के लिए सबसे मुख्य चीज क्या है, पारितंत्र को बनाने के लिए सबसे मुख्य चीज क्या है, तो उसमें जैविक और अजैविक, है ना। तो अगर कोई तालाब है, अगर उसमें पानी निकाल दोगे, अजैविक जो है पार्ट है उसको निकाल दोगे, पानी को निकाल दिया, वो तालाब रहा क्या, तालाब रहा क्या, तो फिर अजैविक निकाल देता, उसमें जैविक नहीं रहेंगे। पानी में अब तालाब है, उसमें से आपने पानी निकाल दिया, तो उसमें मछलियां जिंदा नहीं रहेंगी पानी निकालने के बाद में, तो वो पूरा पारितंत्र क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए किसी भी पारितंत्र का जो संरचनात्मक घटक है वो कौन है, जैविक और अजैविक। अगर आप अजैविक को निकाल दोगे तो क्या जैविक जिंदा रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। ठीक है। कार्यात्मक घटक कौन से हैं, किसी भी पारितंत्र का कार्यात्मक घटक कौन से, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया, ये सारे क्या है, कार्यात्मक घटक हैं। देखो, उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पोषण चक्र, ये चार क्या है, कार्यात्मक अपघटक है। तो सॉरी, अपघटक बोल दिया मैंने, घटक है, माफी चाहूंगा। तो मैं बताया संरचनात्मक घटक कौन से हैं, जैविक और अजैविक। कार्यात्मक घटक कौन से हैं आपके, अब उत्पादकता होगी, अपघटन हो गया, उसके अलावा ऊर्जा प्रवाह और पोषण चक्र, है ना। स्तर विन्यास, स्तर विन्यास क्या होता है, इंग्लिश में इसको स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। स्तर विन्यास का मतलब ये है कि आप जंगल में देखो कि वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, भैया बिल्कुल होते हैं। तो कुछ होते हैं बड़े बड़े पेड़, ठीक है, बड़े बड़े पेड़, उसके बाद में कुछ होते हैं थोड़े छोटे पेड़, है ना, झाड़ियां, है ना, उसके बाद में और छोटे होते हैं थोड़े घास फूस, है ना। तो जो बड़े बड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्री, उनसे छोटे शर्ब, और उन सबसे छोटे क्या बोलते हैं, हर्ब, है ना। तो ये सारे हो गए, आपको पता लग गया ना। तो ये क्या है, आपका स्तर विन्यास है कि भाई किसका लेवल कैसा है। तो जो बड़े बड़े होंगे उनको क्या बोल दिया आपने, पेड़ बोल दिया, ट्री बोल दिया, उसके बाद में शब्स बोल दिया ना, झाड़ियां हो गई, उसके बाद में आपका घास हो गया ना। तो ये हो गया आपका स्तर विन्यास। तो विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण, तो ये वर्टिकल जो वितरण है, वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको क्या बोलते हैं आप, स्तर विन्यास, इंग्लिश में स्ट्रैटिफिकेशन, इसको क्या कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। छोटी छोटी होंगी वो घास फूस हो गए, उनसे बड़ी थोड़ी झाड़ियां होगी, उनसे बड़ी जो होंगे वो पेड़ हो जाएंगे। ठीक है।
खड़ी फसल, एक शब्द और देखने के लिए मिलेगा इस चैप्टर के अंदर, पर आगे जैसे बढ़ेंगे एक शब्द आएगा खड़ी फसल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप, और इसका हिंदी में दूसरा नाम है यार स्थिति सस्य, स्थित सस्य। ठीक है, एक तो खड़ी फसल बोल दिया है, फिर स्थित सस्य बोल दिया है, फिर स्टैंडिंग क्रॉप इसको बोल दिया। क्या होता है यार, क्या होता है ये स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी फसल, स्थित सस्य, क्या होता है? तो इसको ध्यान से सुनना। कोई भी यार एक क्षेत्र है, कोई भी एक क्षेत्र है, अपन को एक क्षेत्र दे दिया भाई, ये 1 किलोमीटर का एक आपको एरिया दिया गया है, ठीक है, और इसकी आप क्या बताओ हमें, स्टैंडिंग क्रॉप या फिर खड़ी फसल हमें बताओ। अपन को एक क्षेत्र दिया गया है कि कौन सा क्षेत्र, 1 किलोमीटर का एक क्षेत्र अपन को दे दिया गया है भैया, बिल्कुल हमें दे दिया गया है। तो अब अपन को क्या बताना है, अपन को यह बताना है कि उस क्षेत्र का, उस 1 किलोमीटर के क्षेत्र में उसकी स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, उसकी खड़ी फसल, उसकी स्थित सस्य क्या है। अगर ये अपन को पूछ ले तो अपन क्या बताएंगे, उसमें अपन क्या बताते हैं, खड़ी फसल का मतलब यह है कि कुल बायोमास कितना है, कुल जैव भार, जैव द्रव्यमान कितना है, कुल जैव द्रव्यमान क्या कितना है, उसको क्या बोलेंगे अपन, उस क्षेत्र के अंदर, उस 1 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर कुल जैव द्रव्यमान या फिर बायोमास कितना है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी मात्रा कितनी है, उसको क्या बोलते हैं अपन, खड़ी फसल बोलते हैं। तो किसी एक पारितंत्र, मतलब 1 किलोमीटर का अपन ने क्या मान लिया कि एक पारितंत्र है, 1 किलोमीटर का मान लिया अपन ने ये एक पारितंत्र या फिर एक पोषण स्तर में बायोमास की कुल मात्रा कितनी है, कुल मात्रा कितनी है, उसको क्या बोलते हैं, खड़ी फसल। जैसे मान लो कि एक तालाब दे दिया अपन को छोटा सा, और अपन को बोला कि इसका भैया आपको खड़ी फसल निकालनी है इसकी, तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि उस तालाब के अंदर यार तो कुल जैव भार या फिर जैव द्रव्यमान या फिर बायोमास उस एक तालाब के अंदर कितना है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, खड़ी फसल या फिर स्थित सस्य बोलेंगे। बोले ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक आती है शब्द आता है स्थायी अवस्था, एक शब्द आएगा स्थायी अवस्था। ये स्थायी अवस्था क्या होती है, तो खड़ी फसल, स्थित सस्य और स्थायी अवस्था में कंफ्यूज मत होना। खड़ी फसल को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप, उस खड़ी और स्थायी अवस्था को बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट, है ना। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है, जो स्थायी अवस्था है वो क्या बताती है कि एक पारितंत्र में पाए जाने वाले मिनरल की मात्रा। अगर आपको स्थायी अवस्था पूछे तो आप क्या बताओगे कि किसी भी एक पारितंत्र में कुल मिनरल की कितनी मात्रा है। अपन को एक तालाब दे दिया और अपन को बोला कि इस तालाब, ये तालाब एक पारितंत्र है, हमने कहा बिल्कुल भैया पारितंत्र है। तो इस पारितंत्र, ये तालाब जो पारितंत्र है, इसके अंदर हमें बताओ कि इसकी स्थायी अवस्था क्या है। तो आपको क्या बताना है कि भैया ये जो आपका पारितंत्र है ना, जो तालाब आपने दिया है, इसके अंदर कुल मिनरल्स की मात्रा कितनी है, जो कुल मिनरल्स की मात्रा होगी वही उसकी क्या होगी, स्थायी अवस्था होगी। बोला सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको वापस समअप कर देता हूं। अपन को एक पारितंत्र दे दिया, चाहे वो जंगल दे दिया, चाहे वो तालाब दे दिया। तालाब मान लेते हैं, समझने में इजी रहेगा। तालाब अपन को दिया गया और अपन को कहा कि इसकी खड़ी फसल या फिर स्थित सस्य बता दो, या फिर हमें या तो खड़ी फसल, स्थित सस्य बता दो, और हमें क्या बता दो, इसका स्थायी अवस्था बता दो। तो अपन क्या बताएंगे कि भैया इसकी खड़ी फसल क्या होगी, इसकी खड़ी फसल वो होगी कि इसके अंदर कुल द्रव्यमान कितना है, कुल इसका जो बायोमास है, जैव द्रव्यमान है वो कितना है, ठीक है, जैव द्रव्यमान की बात करेंगे, बायोमास कितना है इस पारितंत्र के अंदर, वो आपकी खड़ी फसल है। और स्थायी अवस्था की बात करूं मैं तो इस पारितंत्र के अंदर कुल मिनरल्स की मात्रा कितनी है, वो आपकी स्थायी अवस्था होगी। तो ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ये पारितंत्र की यार विशेषताएं होती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे पारितंत्र के प्रकार। तो पारितंत्र जो है उसके अलग, पारितंत्र जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भैया एक तालाब है ना, तालाब थोड़ा छोटा है, वही बात करूं मैं, झील थोड़ी सी बड़ी है, नदी थोड़ी और बड़ी है, समुद्र और बड़ा है, तो ये पारितंत्र है ना। तो ये क्या है, पारितंत्र के भी अलग अलग प्रकार है, एक एक कोई बात करेंगे अपन, ठीक है। तो पहला जो प्रकार है पारितंत्र के प्रकार, पहला जो आकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। पारितंत्र जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता दिया, लेकिन आकार के आधार पर भाई पारितंत्र की साइज कितनी है उसके आधार पर कितने पारितंत्र हैं, कितने प्रकार के पारितंत्र हैं, उनकी बात करेंगे अपन। तो आकार के आधार पर कितने पारितंत्र हैं। तो पहला है आपका नैनो। नैनो से आपका मतलब क्या है, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा पारितंत्र कौन सा हो सकता है, तो भैया एक छोटी खाई, अपने एक छोटी खाई है ना, और उसके अंदर जो पारितंत्र है वो क्या आपका नैनो पारितंत्र है।
फिर क्या है, माइक्रो पारितंत्र। ये माइक्रो पारितंत्र कौन सा होगा भाई, तो नैनो जो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा आपका माइक्रो पारितंत्र। इसके अंदर आपका आ जाएगा तालाब। फिर बात करें मैक्रो पारितंत्र, ये जो मैक्रो मतलब ये माइक्रो से क्या होगा, बड़ा होगा। तो माइक्रो मतलब तालाब से जो बड़ा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्रो पारितंत्र हो जाएगा। तो तालाब से बड़ा कौन, झील और नदियां आपकी क्या होती है, बड़ी होती है। तो यह क्या जाएंगी मैक्रो के अंदर। भाई मैं बात करूं मेगा पारितंत्र कौन सा होगा, तो मेगा नाम से पता लग रहा है बहुत ही बड़ा पारितंत्र, मतलब इनसे सबसे बड़ा होगा वो कौन सा होगा, महासागर। तो महासागर बहुत बड़ा होता है, तो ये मेगा पारितंत्र। तो ये आकार के आधार पर अलग अलग प्रकार के पारितंत्र आपको बता दिए गए हैं, नैनो, माइक्रो, मैक्रो और मेगा। ठीक है, नैनो आपका कौन सा होगा, देखो छोटी खाई है वो क्या हो गया आपका नैनो हो गया। माइक्रो खाई से बड़ा तालाब, तो तालाब क्या आपका माइक्रो। मैक्रो की बात करूं तो नदी और झीलें, और उसकी बात करूं आप मेगा की बात करूं तो वहां आ जाएगा महासागर। तो आकार के आधार पर अपन ने पारितंत्र के प्रकार अपन ने देख लिए। उसके बाद में यार एक होता है पूर्ण पारितंत्र, एक होता है अपूर्ण पारितंत्र। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक परिभाषा बताई थी, किसकी, पूर्ण पारितंत्र की परिभाषा बताई थी। बोले भैया हमें तो याद नहीं, आपने कब बता दी, तो वापस ध्यान से सुनना, मैं वापस बता रहा हूं कि ऐसा पारितंत्र जिसके अंदर उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह है और पोषण चक्र, ये चार चीजें जिस भी पारितंत्र के अंदर मौजूद हो वो होता है आपका पूर्ण पारितंत्र। वापस बोल रहा हूं, ऐसा पारितंत्र जिसके अंदर उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग या फिर पोषण चक्र, जिस भी पारितंत्र के अंदर ये चार चीजें मौजूद हो वो क्या होता है आपका पूर्ण पारितंत्र होता है। बोला ठीक है भैया, मतलब बताओ हमें। तो मैंने कहा एक जंगल ले लो, एक जंगल है, उसके अंदर उत्पादकता का मतलब यह है कि पेड़ पौधे वहां पर क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे, उत्पादन करेंगे। कैसे करेंगे, प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से क्या करेंगे, वो खाना बनाएंगे। कौन, पेड़ पौधे। बिल्कुल भैया बना लिया। फिर मैंने कहा कि हिरण जो है ना उस पेड़ पौधों को खा लेगी। बिल्कुल भैया खा लिया। ठीक है, अब हिरण जो है वो क्या हो गई, मर गई। ठीक है भैया, मर गई, हिरण मर गई। ठीक है, या फिर हिरण को नहीं मारेंगे, हिरण को किसने खाया, शेर ने खा लिया, और शेर फिर क्या हो गया, मर गया। और शेर जब मर गया तो उसको सड़ाने गलाने का काम होता है ना, तो जंगलों में होता ही है, बिल्कुल बिल्कुल होगा। तो ये सड़ाने गलाने वाला काम हो गया, ये हो गया अपघटन। तो उत्पादकता भी है जंगल में और आपका अपघटन भी है, तो दो चीजें तो हैं भैया। तीसरी चीज बताओ, तीसरी चीज क्या, ऊर्जा प्रवाह है। तो मैंने कहा कि खाना किसने बनाया भैया, वो तो बनाया पेड़ पौधों ने। तो पेड़ पौधों के अंदर जो ऊर्जा होगी वो किसके अंदर जाएगी, वो जाएगी किसमें, हिरण में, क्योंकि हिरण ने खाया ना पेड़ पौधों को, तो हिरण ने खाया तो उसके अंदर वो ऊर्जा गई। फिर हिरण को किसने खाया, शेर ने खाया। तो शेर ने जब हिरण को खाया तो हिरण की जो ऊर्जा तो किसके अंदर चली गई, शेर के अंदर। तो यहां पर ऊर्जा का प्रभाव भी तो हो रहा है ना। तो तीन चीजें हो रही हैं भैया, तीन चीजें हो रही है ना। तो ये ऐसा पारितंत्र है जिसके अंदर पर तीन चीजें तो मिल गई जंगल के अंदर। चौथी चीज क्या है, पोषण चक्र। ठीक है, चौथी चीज क्या है, पोषण चक्र। तो यहां पर जो न्यूट्रिएंट जो है उसकी साइकिलिंग भी होती रहती है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी साइकिलिंग भी होती रहती है। जमीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पेड़ पौधों के अंदर जाएंगे, और पेड़ पौधे जब वो टूट के गिर जाएंगे, या फिर जो कैसे भी हवा आंधी आई और गिर गए नीचे, मर गए है ना, कभी भी बुढ़ापा आया और मर गए है ना, गिर गए जमीन पे, तो उनकी सड़न गलन होगी और वो क्या होंगे, वापस मिट्टी में मिलेंगे, और वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषण है वो क्या चला जाएगा वापस मिट्टी में। तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग ऐसे चलती रहती है। तो ये चारों चीजें जो है जिस भी पारितंत्र के अंदर होंगी वो क्या होगा, पूर्ण पारितंत्र। तो जंगल क्या पूर्ण पारितंत्र है, बिल्कुल भैया पूर्ण पारितंत्र है। तो मैंने पूर्ण पारितंत्र का मतलब आपको समझा दिया। तो पूर्ण पारितंत्र कौन सा होता है, सभी संरचनात्मक और कार्यात्मक घटक, सारे जितने भी संरचनात्मक और कार्यात्मक घटक जिसमें होंगे वो क्या होगा, आपका पूर्ण पारितंत्र होगा। संरचनात्मक और कार्यात्मक घटक कौन से होते हैं, संरचनात्मक घटक मतलब जैविक और अजैविक, ये तो होने जरूरी है पारितंत्र के लिए, और कार्यात्मक घटक ये वाले चार। ठीक है, अपूर्ण पारितंत्र भी भैया कोई सा होता है क्या, अपूर्ण पारितंत्र भी कोई होता है क्या, मैंने कहा बिल्कुल होता है। कौन सा होता है, एक्वेरियम। एक्वेरियम आपने सबने देखा होगा यार, जो कोठी बंगले वाले लोग होते हैं वो क्या रखते हैं, घर पर एक इतना थोड़ा बड़ा सा बॉक्स रखते हैं, उसमें क्या मछलियां घूमती रहती हैं। ठीक है, वो एक्वेरियम आप सबने देखा होगा, कांच का सा होता है ना, दिखने में थोड़ा सुंदर सा लगता है। तो उसमें क्या है, वहां पर कोई
उत्पादन हो रहा है क्या भाई? कोई नहीं उत्पादन कर रहा भाई, आपको खुद अपन को कॉपर से खाना है, उसमें डालना पड़ता है ना। जो वहां पर जो एक्वेरियम होता है उसमें दाने जो हैं वो खुद को डालने पड़ते हैं, मछलियों के लिए दाने, है ना। वहां पर कोई अलग से थोड़ी ना बन रहा खाना भाई, उस पानी के अंदर जैसे समुद्र है उसमें मछलियां रह रही हैं, तो वहां पर तो खाना नेचुरली बन रहा है, तो वो क्या है, उत्पादकता हो रही है। लेकिन वही मैं बात करूं एक्वेरियम की, तो एक्वेरियम के अंदर तो खुद से खाना नहीं बन रहा ना, खुद से खाना नहीं बन रहा, अपन को ऊपर से डालना पड़ रहा है ना वहां पर खाना, तो वो क्या है, आपका उत्पादकता नहीं हो रही। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक्वेरियम जो अपूर्ण पारितंत्र है। ठीक है, अपूर्ण पारितंत्र, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका एक्वेरियम। इसमें कुछ घटक जो है एब्सेंट होते हैं, बता दिया मैंने आपको। जो गहरे समुद्र है उनमें भी वो भी क्या है, अपूर्ण पारितंत्र है। वहां पर भी यार देखो सनलाइट जो है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, वहां पर जो रोशनी है सूरज की वो गहरे समुद्र में नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो उसके कारण जो प्रकाश संश्लेषण जो है वो बढ़िया से नहीं हो पाता। फिर तीसरा बात करते हैं मानव निर्मित और प्राकृतिक पारितंत्र। ठीक है, तीसरा प्रकार जो है वो मानव जो निर्मित होते हैं वो भी पारितंत्र हैं और कुछ प्राकृतिक पारितंत्र भी हैं। तो मानव निर्मित कौन से हो सकते हैं, जैसे खेत हो गया, खेत भाई नेचुरल थोड़ी ना होता है, खेत जो अपन खेत जोतते हैं उसके बाद में फसल उगती है, तो वो क्या है, मानव निर्मित है ना। बगीचे हैं तो बगीचे भी अपन बनाते हैं, तो वो भी क्या हो गए, मानव निर्मित हो गए। एक्वेरियम हो गया आपका, ये भी मानव निर्मित है, तो ये क्या हो गए, मानव निर्मित पारितंत्र है। वही मैं बात करूं प्राकृतिक की, तो इसमें आपके जंगल, तालाब, मरुस्थल, ये किसके अंदर, ये आ गया आपके प्राकृतिक के अंदर। ठीक है, तो ये अपन ने किसकी बात कर ली, पारितंत्र के प्रकार कौन कितने हैं उनकी अपन ने बात कर लिया ना। लेक्चर थोड़ा छोटा ही रखेंगे आज का यार, है ना, हो जाएगा। चलो अब एक एक की बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे, इनकी चारों की बात करेंगे। इनको चारों को एक को पढ़ेंगे, पहले उत्पादकता पढ़ेंगे, फिर अपघटन, उसके बाद ऊर्जा प्रवाह, उसके बाद अपन न्यूटन साइकिलिंग पढ़ेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, पहले बात करेंगे उत्पादकता की। आ जाओ, उत्पादकता। उत्पादकता क्या है, अब थोड़ा तो मैंने आपको इसका आइडिया दे दिया क्या होती है उत्पादकता, कि भैया आपके जो पेड़ पौधे हैं, किसी भी एक क्षेत्र के अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो खाना बना रहे हैं। कैसे खाना बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण से खाना बना रहे हैं, वही क्या है, आपकी उत्पादकता है। ठीक है, अब ये उत्पादकता एक होती है प्राथमिक उत्पादन, है ना। उत्पादकता जो है इसमें कहता है प्राथमिक उत्पादन। ये प्राथमिक उत्पादन वर्ड जो बोल रहा हूं उसमें ध्यान रखना, प्राथमिक उत्पादकता नहीं बोल रहा, प्राथमिक उत्पादन बोल रहा हूं, प्राथमिक उत्पादन बोल रहा हूं, दक्ता नहीं, उत्पादन बोल रहा हूं। क्या होता है प्राथमिक उत्पादन, क्या होता है बताओ भाई, क्या होता है ये प्राथमिक उत्पादन? प्राथमिक उत्पादन होता है कि किसी भी एक क्षेत्र में, किसी भी एक क्षेत्र में कुल कितनी बायोमास की मात्रा जो है वो बनी है। ठीक है, कुल कितनी बायोमास की, कितना बायोमास जो वो बना है, वही क्या होती है, आपकी प्राथमिक उत्पादन होती है। जैसे मान लो कि एक कोई अपन छोटा सा एक एरिया लेते हैं, उसके अंदर मान लो 10 पेड़ हैं, 10 पेड़ हैं। ठीक है, और उन 10 पेड़ों ने क्या है, उत्पादन किया। ठीक है, वो 10 पेड़ जो है किसी एक एरिया में, एक क्षेत्र में 10 पेड़ हैं और उन्होंने क्या किया, उत्पादन किया। कैसे किया, अपनी प्रकाश संश्लेषण से उन्होंने उत्पादन किया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्राथमिक उत्पादन हो जाएगा। तो किसी एक क्षेत्र में सभी पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित बायोमास की जो मात्रा होगी उसको क्या बोलते हैं, यहां पर मात्रा लिखा हुआ है, मात्रा लिखना पड़ेगा, जो मात्रा होगी उसको क्या बोलता है, प्राथमिक उत्पादन। तो किसी एक क्षेत्र में, आपको बताया एक क्षेत्र लिया अपन ने, उसमें 10 पेड़ थे और उन 10 पेड़ों ने प्रकाश संश्लेषण द्वारा जितना भी बायोमास नया बनाया है ना, वही क्या होता है, आपका प्राथमिक उत्पादन होता है। इस प्राथमिक उत्पादन को मापने के लिए अगर अपन को इसको भार में मापना है ना, तो अपन इसको मापते हैं कैसे, केजी पर मीटर स्क्वायर, है ना। कितने मतलब कितने क्षेत्र के अंदर कितना केजी बना है। ठीक है, अगर अपन को इसको द्रव्यमान में इसको मापना है, मास में अगर इसको अपन को मेजर करना है, तो किस यूनिट क्या रखेंगे अपन इसकी, केजी पर मीटर स्क्वायर, कि पर मीटर स्क्वायर में, ये एरिया के लिए ना, पर मीटर स्क्वायर में कितना केजी जो है उसका उत्पादन हुआ है। ठीक है, वही मैं बात करूंगा इसको ऊर्जा में अगर अपन को मापना हो तो अपन क्या, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको पूछे कि भाई द्रव्यमान में अगर अपन को प्राथमिक उत्पादन अगर मापना हो तो क्या करेंगे अपन, कि भाई एक पर मीटर स्क्वायर एक क्षेत्र के अंदर कितना आपकी, कितना किलो आपका क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, कितना जो बायोमास है वो उत्पादन हो रहा है। वही मैं बात करूं अगर ऊर्जा आपको पूछे तो आपको बोल देना है कि एक पर मीटर स्क्वायर के अंदर कितना किलो कैलोरी जो है वो ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ये प्राथमिक उत्पादन होता है यार। समझ में आया या नहीं आया? आया। फिर आगे चलते हैं, अब बात करें प्राथमिक उत्पादकता की। उत्पादन हो गया,
मैंने आपको प्राथमिक उत्पादन समझा दिया, अब उत्पादकता की बात करेंगे। भैया ये प्राथमिक उत्पादन में समझ में आ गया कि भैया एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कितना जो जितने पेड़ होंगे उन्होंने क्या है, कितना जैव भार जो है, बायोमास जो है वो उत्पादन किया है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, वो आपका प्राथमिक उत्पादन है। लेकिन प्राथमिक उत्पादकता क्या हो गई फिर? तो मैंने कहा कि प्राथमिक उत्पादन की जो दर है ना, प्राथमिक उत्पादन समझ में आ गया, उस प्राथमिक उत्पादन की जो दर है उसको क्या बोलते हैं अपन? प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं। कि भैया आपने कहा कि प्राथमिक उत्पादन जो वो क्या होता है, किसी एक क्षेत्र के अंदर दिए गए जो पेड़ हैं उन्होंने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जितना भी बायोमास जो उत्पादित किया है वही क्या होता है, आपका प्राथमिक उत्पादन होता है। वो ठीक बात है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अपन को ये पूछे कि आपने प्राथमिक उत्पादन बता दिया, लेकिन हमें बताओ इसके रेट क्या है यार, किस दर से इसने वो उत्पादन किया है। आपने प्राथमिक उत्पादन बताया कि भाई इतना इतना, मतलब मान लो कि आपने प्राथमिक उत्पादन बताया, आपके पास में एक एरिया दिया, कितना एरिया दिया आपको, 20 मीटर स्क्वायर का आपको एरिया दिया गया, ठीक है। अब आपको आपने बताया कि इसमें कितना आया है, इसमें आपने बता दिया कि इसमें आया है आपका 20 किलो पर मीटर स्क्वायर, आपने बता दिया कि इसमें क्या बनाया है, बायोमास बना, मतलब ये क्या आ गया, प्राथमिक उत्पादन आ गया। लेकिन आपको ये पूछे कि भैया इसकी रेट क्या है, कि आपने बता दिया 20 किलो बना है, लेकिन भाई कितने टाइम में बना है ना, तो आप तो ये कहो कि भाई इसने आप जिंदगी भर में इसने 20 किलो बनाया हो, तो अपन पता तो होना चाहिए ना किस रेट से काम कर रहा है, वो किस रेट से वो काम कर रहा है, किस दर से वो उत्पादन हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, उसकी दर निकालेंगे, उसको क्या बोलते हैं अपन? प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं। तो ये क्या है, प्राथमिक उत्पादन की दर है। जैसे यूनिट इसी क्या हो जाएगी यहां पर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब एक साल में उस क्षेत्र के अंदर कितने किलो कैलोरी जो है वो उत्पादित हुई है, वही क्या होती है, आपकी प्राथमिक उत्पादकता होती है। देखो यहां पर क्या फर्क आया है, उत्पादन और उत्पादकता में क्या फर्क आया है, यहां पर टाइम नहीं दिया गया था ना, कि भाई ये हुआ है, ये मान लो इतना हुआ है, उत्पादन हुआ है, लेकिन कितने समय में हुआ है, तो इतने समय में हुआ है, तो यहां पर क्या समय में पता लग गया अपन को कि भाई एक साल में इतना उत्पादन हुआ, तो अपन को पता लग जाएगा कि किस रेट से उत्पादन हो रहा है, किस दर से उत्पादन हो रहा है ना। तो ये इसकी ये यूनिट हो जाएंगे, किलो कैलोरी में आपकी पर मीटर स्क्वायर और आपका पर ईयर हो जाएगा, और किलोग्राम में किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। तो ये प्राथमिक उत्पादकता की आपकी यूनिट होगी। इसका उपयोग दो पारितंत्र की तुलना करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब प्राथमिक जो उत्पादकता है वो किस काम आती है, कि भाई दो पारितंत्र दे रखे हैं अपन को, जैसे एक तालाब दे दिया और एक आपको ऐसे समझे तालाब दे दिया और एक आपको जंगल दे दिया, दो पारितंत्र है, तालाब भी एक पारितंत्र है और वहीं एक जंगल भी एक पारितंत्र है, दोनों पारितंत्र दे दिए अपन को, और अपन को पूछे कि इनकी प्राथमिक उत्पादकता क्या है, इनके अंदर उत्पादन कितना हो रहा है, तो अपन देखेंगे ना भाई एक साल के अंदर इसमें जो आपके जंगल है उसमें कितना उत्पादन हुआ है और तालाब के अंदर कितना उत्पादन हुआ है, दोनों को अपन कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए जो प्राथमिक उत्पादकता है वो काम में आती है। तो दो अलग अलग पारितंत्रों को तुलना के लिए क्या है जो है इसका उपयोग किया जाता है। प्राथमिक उत्पादकता के प्रकार देखो भाई, प्राथमिक उत्पादकता के क्या क्या प्रकार है। पहला प्रकार है इसका सकल प्राथमिक उत्पादकता। क्या है, सकल प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता को इंग्लिश में कहा गया है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। हिंदी में सकल प्राथमिक उत्पादकता लिख लेना भाई, हिंदी में सकल प्राथमिक उत्पादकता और इंग्लिश में इसको बोलेंगे ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। शॉर्ट में जीपीपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जीपीपी। जी का मतलब ग्रोस, पी का मतलब प्राइमरी और पी का मतलब प्रोडक्टिविटी, शॉर्ट में जीपीपी। हिंदी में सकल प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है। सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, तो ये वो होती है कि कुल बायोमास कितना बन रहा है, ठीक है। किसी एक क्षेत्र के अंदर मान लो ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र, इसमें 10 पेड़ है, 10 क्या है, पेड़ है भाई, और इन 10 पेड़ों ने कुल कितना बायोमास बनाया है, कुल कितना बायोमास बनाया है, कुल कितना खाना बनाया है, सीधी सी बात ये है ना। तो वो क्या होता है आपका सकल प्राथमिक उत्पादकता, जीपीपी बोलेंगे। यह बायोमास उत्पादन की कुल मात्रा है, टोटल कितना बनाया है, ठीक है, वो आपका हो गया आपका क्या, सकल प्राथमिक उत्पादकता। दूसरा होता है नेट प्राथमिक उत्पादकता, इंग्लिश में बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, शॉर्ट में एनपीपी, ठीक है। तो नेट प्राथमिक जो उत्पादकता ये क्या होती है, ये वो होती है, ये बायोमास में वास्तविक वृद्धि है। भैया नहीं समझ में आया, क्या बोला आपने, नहीं समझ में आया। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है और ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ध्यान से सुनना। जो सकल प्राथमिक उत्पादकता है वो क्या होती है, वो ये होती है कि आपने एक क्षेत्र में मान लो 10 पेड़ हैं, उन 10 पेड़ों ने प्रकाश संश्लेषण किया, भैया बिल्कुल किया, उसके बाद में कुल कितना खाना बना, वो आपका होता है सकल प्राथमिक उत्पादकता। बड़ा ठीक बात है।
अब जो आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, वो होती है कि उन्होंने खाना तो बना लिया, पेड़ पौधों ने खाना तो बना लिया, लेकिन भैया वो खुद भी तो काम मिलेंगे ना, उनको भी तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना। वो रेस्पायरेशन करेंगे, श्वसन क्रिया करेंगे पेड़ पौधे, तो उनको भी एनर्जी लगेगी भैया, बिल्कुल लगेगी। तो उसमें वो एनर्जी लगेगी ना, वेस्ट होगी, मतलब उनमें खर्च तो करेंगे ना, वो एनर्जी को खर्च करेंगे पेड़ पौधे भैया, बिल्कुल करेंगे। तो मान लो कि उन पेड़ पौधों ने कितनी ऊर्जा बनाई, उन्होंने ऊर्जा बनाई 10 किलो कैलोरी बनाई उन्होंने, ठीक है। उन 10 पेड़ों ने मिलकर 10 किलो कैलोरी बनाई, अपन एग्जांपल के लिए लेते हैं। और 10 किलो कैलोरी में से उन्होंने श्वसन क्रिया करी, अपनी रेस्पिरेशन किया, उसमें से कितनी कर दी, 2 किलो कैलोरी की जो है, ये इतनी एनर्जी जो है उन्होंने यूज कर ली अपनी श्वसन क्रिया के अंदर। टोटल कितनी बच गई यार, 8 किलो कैलोरी तो बच गई। बनाई कितनी थी इन्होंने, 10 बनाई थी, 2 इन्होंने काम में ले लिए अपने खुद के, तो अपने लिए कितनी बची भाई, 8 ही तो बची ना, 8 किलो कैलोरी तो बची, बोले भैया बिल्कुल बची। तो वो जो 8 है ना, वो क्या है, आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। नेट प्राथमिक उत्पादकता तो क्या हुई, 8 ही हुई ना। उन्होंने बनाया कितना, 10 किलो कैलोरी बनाई, बोले ठीक बात है। तो 10 किलो कैलोरी क्या होगी आपकी सकल प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है। ये कुल तो इतनी बनाई, लेकिन 2 क्या हुई आपकी, वो श्वसन क्रिया में खा गए, है ना। तो कितनी बची, 8 बची। तो 8 जो वो क्या हो जाएगी, आपकी नेट प्राथमिक उत्पादकता हो जाएगी, बोले ठीक है। अब जो एनपीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीपीपी माइनस आर। भाई आपका जो जीपीपी है, मान लो जीपीपी कितना है अपने पास, एक मिनट एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जीपीपी जो है वो कितना आया अपने पास में, 10 आया, 10 किलो कैलोरी है ये अपने पास में जीपीपी, ठीक है। और इसमें से 2 किलो कैलोरी क्या होगी, 2 किलो कैलोरी किसमें आ गई, रेस्पिरेशन में चली गई, इसको क्या लिखेंगे अपन, आर, ठीक है। तो आर कितना, 2 किलो कैलोरी चली गई, तो टोटल अपने पास में कितनी बची, 8 ही तो बची ना। तो 8 क्या है, एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी आ गई आपकी, 8, ठीक है। तो 8 कैसे आएगी, जीपीपी में से कितना घटा देंगे अपन, आर घटा देंगे, तो 10 में से माइनस कर देंगे 2, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। एनपीपी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि भैया जीपीपी में से कितना आर माइनस कर दो, जो टोटल बना है ना, जीपीपी क्या होती है, टोटल कितना बना है, टोटल जितनी आपकी बायोमास बना है उसमें से आप जितना खर्च हो गया उसको माइनस कर दो, आपका बन जाएगा भाई कितना आया। समझ में आया नहीं आया या नहीं आया, समझ में बताओ, आना चाहिए, ठीक है। तो एनपीपी कैसे होता है, एनपीपी क्या होता है, एनपीपी होता है जीपीपी, टोटल कितना बायोमास बना है उसमें से कितना खर्च हो गया उसको माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एनपीपी आ जाएगा। आर क्या होता है यहाँ पर, रेस्पिरेटरी लॉस, तो श्वसन क्रिया के अंदर जो लॉस हुआ है वो आपका आ जाएगा आर, ठीक है। तो मतलब सीधी बात है, लॉस क्या है, पेड़ पौधों ने अपने लिए खुद के लिए खर्च कर लिया ना वो चीज। तो अगले पोषण स्तर के लिए केवल एनपीपी अवेलेबल होती है। अब मान लो कि पेड़ पौधे हैं, उन्होंने क्या किया, ये मान लो ये एक क्या है, पेड़ है, और इसने क्या बनाया, 10 किलो कैलोरी इसने बना दी, बिल्कुल भैया बना दी। अब क्या है, इसने खाई हिरण, हिरण ने इस पेड़ को खाया, ठीक है। पेड़ ने इस हिरण ने इस पेड़ को खाया, पौधा था इसने खाया। तो हिरण में क्या क्या जाएगी, 10 किलो कैलोरी चली जाएगी क्या, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, है ना। समझाता हूं, देखो ध्यान से। ये क्या है, एक पेड़ है, ग्रीन कलर से बनाते हैं यार पेड़ को। ये क्या है, एक पेड़ है, ये क्या एक पेड़ है, बोल बिल्कुल भैया पेड़ है। इसने कितनी कैलोरी बनाई, 10 किलो कैलोरी मान लो बनाई, ठीक है। हिरण आया, हिरण जो है वो आया और हिरण ने इस पेड़ को खा लिया। हिरण में कितनी एनर्जी जाएगी, आप बताओ मुझे कितनी एनर्जी जाएगी, हिरण के पास के लिए, हिरण को खाने के लिए कितनी एनर्जी मिलेगी, कितना बायोमास मिलेगा, कितना जैव भार जो वो मिलने वाला है। इसने 10 किलो कैलोरी बनाया है, इस पेड़ ने कितना बनाया, 10 किलो कैलोरी। अब हिरण ने इसको खाया तो हिरण को कितना मिलेगा मुझे वो बताओ। तो हिरण को क्या 10 किलो कैलोरी पूरा का पूरा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्यों, इसमें से 10 किलो कैलोरी में से ये पेड़ खुद अपने लिए भी तो खर्च करेगा ना, ये भाई श्वसन क्रिया करेगा, अपने जो काम करेगा उसमें भी तो खर्च होगा ना, बिल्कुल भैया खर्च होगा। आप जो फोटो ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है उसमें भी ऊर्जा लग रही है, तो उसमें ऊर्जा लग रही है तो वो कहां से आएगी, ये खुद बना रहा है, उसको काम में तो लेगा ना बेचारा। तो मान लो इसने 2 किलो कैलोरी जो है, 2 किलो कैलोरी जो है वो क्या ले ली, काम में ले ली, ठीक है, काम में ले ली। कितनी बच गई, 8 किलो कैलोरी बच गई। वो 8 किलो कैलोरी किसके लिए होगी, आपकी हिरण के लिए अवेलेबल होगी, उसके लिए क्या होगी, उपस्थित होगी। समझ में आई या नहीं आई,
ठीक है। तो वो क्या है, हिरण के लिए आपके लिए उपस्थित रहती है। हिरण के लिए क्या अवेलेबल रहता है, जो आपकी एनपीपी होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्या है जीपीपी, ये क्या आपका माइनस कर दिया आर। आर क्या था आपका रेस्पिरेटरी लॉस, मतलब श्वसन क्रिया के अंदर जो लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये दो के अंदर मतलब पेड़ ने काम में ले लिया, अपने कोई भी काम में ले ली, ठीक है। तो ये 2 माइनस कर दिया अपन ने, तो ये जीपीपी माइनस आर, तो क्या जाएगा एनपीपी। तो एनपीपी क्या है, जो उपभोक्ता है उसके लिए अवेलेबल रहती है। तो ये मैंने आपको समझाया है कि जो अगला पोषण स्तर है उसमें केवल एनपीपी जाएगा ना, उसके लिए सिर्फ एनपीपी जो है वो अवेलेबल रहती है। द्वितीयक उत्पादकता क्या होती है, द्वितीयक उत्पादकता क्या होती है वो ध्यान से सुनो। उपभोक्ताओं में बायोमास की मात्रा में वृद्धि, मान लो कि पेड़ पौधे थे, ठीक है, पेड़ पौधे थे, उन्होंने क्या बनाया, खाना बनाया, उसको क्या बोल दिया अपन ने, प्राथमिक उत्पादकता बोल दिया। बोले ठीक बात है। अब मैंने कहा कि हिरण ने क्या है, उन पेड़ पौधों को खा लिया, ठीक है। अब हिरण ने जब उन पेड़ पौधों को खाया और हिरण में कितनी वृद्धि हुई बायोमास की, जब हिरण ने उस पेड़ पौधों को खाया तो हिरण के अंदर कितनी वृद्धि हुई बायोमास की, जो वो वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक उत्पादकता बोलते हैं। मैंने कहा कि पेड़ पौधे थे, उन्होंने क्या बनाया, खाना बनाया प्रकाश संश्लेषण से, तो वो क्या होता है, आपका प्राथमिक उत्पादन होता है। वहीं मैं बात करूं द्वितीयक उत्पादकता, वो क्या होती है कि हिरण जाके उस पेड़ पौधे को खा लिया, तो हिरण के अंदर कितना बायोमास बढ़ गया, खाने के बाद में कितना बायोमास की वृद्धि होगी, वही आपकी क्या होती है, द्वितीयक उत्पादकता होती है। प्राथमिक उत्पादकता किस पर निर्भर करती है भाई, प्राथमिक उत्पादकता किस पर निर्भर कर सकती है भाई, प्राथमिक उत्पादकता कम ज्यादा कब हो सकती है, किस पर निर्भर करती है। तो पौधों की प्रजातियों का प्रकार, भाई पौधों की प्रजाति किस प्रजाति के पौधे हैं उस पर निर्भर करती है। भाई कुछ ऐसे इस किस्म की प्रजाति होंगी जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण से खाना कम बनता होगा, जिसमें खाना कम बनेगा, कुछ ऐसी प्रजातियां होंगी जिनमें खाना कम बनता होगा, जिनमें कम बनेगा, तो वहां पर प्राथमिक उत्पादकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कुछ ऐसी प्रजातियां भी होंगी जिनके अंदर बहुत ज्यादा प्रकाश संश्लेषण से खाना बनता होगा, तो वहां पर प्राथमिक उत्पादकता ज्यादा हो जाएगी। तो पहली बात तो प्राथमिक उत्पादकता किस पर निर्भर करती है, पौधों की प्रजातियों का प्रकार कैसा है, तो पौधों की जो प्रजातियां वो कैसी हैं उस पर निर्भर करती है। दूसरी चीज पारितंत्र का प्रकार, पारितंत्र किस प्रकार का पारितंत्र, भाई कोई बड़ा जंगल है कि कोई तालाब है, तालाब होगा तो उसके अंदर क्या है, उत्पादकता कम ही होगी ना, बिल्कुल भैया कम होगी। और कोई बहुत बड़ा जंगल है उसमें बहुत बढ़िया उत्पादकता होगी, ठीक है। स्थिति कैसी है वहां पर, उस पारितंत्र के अंदर स्थिति कैसी है, अगर तापमान ज्यादा ही मतलब कभी गर्मी पड़ रही है कभी सर्दी पड़ रही है ना, तापमान स्टेबल नहीं है तो वहां की तो उत्पादकता थोड़ी कम रहेगी। अगर तापमान थोड़ा स्टेबल है वहां पर उत्पादकता बढ़िया रहेगी। अगर वर्षा बढ़िया हो रही है तो वहां पर उत्पादकता सही होगी, कम हो रही है तो वहां पर उत्पादकता कम होगी, ठीक है। ये नॉर्मल सी बातें हैं। प्राथमिक उत्पादकता की तुलना करते हैं, है ना, तो प्राथमिक उत्पादकता की तुलना करी गई एनसीईआरटी में की गई है। तो जैसे भूमि है, भूमि मतलब भूमि पेड़ ने कर, भूमि का मतलब क्या है, जो आपकी जमीन है ना, तो जमीन कितनी है, पूरी पृथ्वी पर जमीन कितनी है, सिर्फ 30% जमीन है। उसके अलावा 70% जो क्षेत्र है उसमें क्या है, पानी है। पूरी पृथ्वी में जितना क्षेत्रफल है उसका 30% ही क्या है, भूमि है, बाकी क्या है, सिर्फ आपको पानी पानी दिखेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो मतलब एरिया जो है वो भूमि का कम है ना, जमीन का जो एरिया है वो कम है, सिर्फ 30% ही तो जमीन है, भूमि सिर्फ 30% ही है, उसके अलावा पानी है 70% एरिया में, तो ना तो 30% जो आपकी जो क्षेत्रफल है भूमि के पास में कितना है, कुल क्षेत्रफल 30% है, और उसमें उत्पादन कितना हो रहा है, 115 बिलियन टन का उत्पादन हो रहा है। बताओ, पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है ना उसका सिर्फ 30% जो भाग है वो क्या है, भूमि है, लैंड एरिया है, ठीक है। और उस लैंड एरिया में कितना उत्पादन हो रहा है पता है आपको, 115 बिलियन टन उत्पादन हो रहा है, 115 बिलियन टन का उत्पादन हो रहा है। बोले ठीक बात है। अब बात करें जल की, ठीक है, तो जल के अंदर कुल क्षेत्रफल कितना है, 70% है, 70% इसके अंदर क्या है, क्षेत्रफल है। पूरी पृथ्वी का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 70% किसके पास में है, आपके जल के पास में। तो उसका उत्पादन की बात करूं तो सिर्फ 55 बिलियन टन, कहां 115 बिलियन टन और कहां 115 और कहां पर सिर्फ 55 बिलियन टन। तो ये देखो कि भाई एरिया कम है भूमि के पास में, भूमि एरिया जो है वो कम है, लैंड एरिया कम है ना, तो एरिया कम है, लेकिन उसके बाद में भी क्या है, यहाँ पर उत्पादन जो है वो अधिक है, और जो कुल क्षेत्रफल है जल का वो ज्यादा है, लेकिन उत्पादन यहाँ पर कम है। वहां पर उत्पादन ज्यादा है, यहाँ पर कम है, ठीक है। संपूर्ण जो जीवमंडल है उसका उत्पादन कितना है, तो वो 170 बिलियन टन है। पूरे जो जीवमंडल की बात करें अपन तो वो कितना हो जाएगा आपका, 170 बिलियन टन। 170 बिलियन टन को ही देखो यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। 115 बिलियन टन किसका हो गया, भूमि का हो गया, और जल में कितना हो गया आपका 55 बिलियन टन, है ना। तो इनको दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 170 बिलियन टन। तो टोटल कितना होगा, 170 बिलियन टन। 170 में से टोटल जो है 170 बिलियन टन बनता है पूरे जीवमंडल में। उस जीवमंडल में टोटल कितना बनता है, 170 बिलियन टन। उसमें से 70 बिलियन से 170 में से 115 कहां से आता है, भूमि से आता है।
उसके अलावा जल से 55 बिलियन टन आता है। ठीक है, अब भूमि जो है वहां पर ज्यादा क्यों बनता है, ये ज्यादा उत्पादकता वहां पर क्यों है, इसलिए है क्योंकि वहां पर प्रकाश की उपलब्धता बढ़िया है। जो भूमि है वहां पर, जो लैंड एरिया है ना, जो जमीन है वहां पर क्या है, प्रकाश बढ़िया पड़ता है भाई, सूर्य किरणें बढ़िया आती हैं, तो बढ़िया आती है, प्रकाश संश्लेषण बढ़िया होगा तो उत्पादकता बढ़िया होगी। वही मैं बात करूं जल के अंदर यार लाइट नहीं पहुंच पाते ना, सनलाइट कहां पहुंच पाती है, जो जीव नीचे हैं, जो समुद्र के अंदर ज्यादा गहराई में है, वहां तक तो लाइट पहुंच ही नहीं पाएगी, तो उत्पादकता भी कम होती है। तो ये जो भूमि पर भी देखो, आप यहां से देखना, भूमि पर भी देखो, यहां पर बताया गया सबसे अधिक किसके अंदर उत्पादकता होती है, तो वो होती है उष्णकटिबंधीय जो वन है, उष्णकटिबंधीय जो वन है वहां पर सबसे ज्यादा क्या होती है, आपकी उत्पादकता होती है। उससे कम किसके अंदर, शीतोष्ण वन के अंदर, उससे कम घास के मैदान अल्पाइन फॉरेस्ट, और सबसे कम किसके अंदर, टुंड्रा डेजर्ट के अंदर सबसे कम क्या होती है, आपकी उत्पादकता होती है। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रख लेना है। फिर बात करते हैं जल की बात करते हैं, तो जल के अंदर आपको पता है कम होती है भूमि से। ठीक है, तो इसके अंदर जल के अंदर सबसे अधिकतम किसके अंदर होती है, कोरल रीफ, जो मूंगा चट्टान है वहां पर सबसे अधिकतम होती है, और वहां पर उथला पानी होता है। ठीक है, तो कोरल रीफ के अंदर अधिकतम आपको देखने के लिए मिलती है। अगर जल की बात करें, जल में भूमि से तो कम होती है, लेकिन अपन जल में कंपेयर करें तो जल में सबसे ज्यादा कहां होती है, कोरल रीफ जो होती है वहां पर आपको सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है, लाइट जो वो प्रॉपर पहुंच जाती है। अब पानी में शीतोष्ण जो महासागर है, समशीतोष्ण जो महासागर है वहां पर क्या है, अधिक उत्पादन देखने के लिए मिलता है, और उष्णकटिबंधीय जो महासागर है वहां पर कम देखने के लिए मिलता है। यहां पर देखो, ध्यान कंफ्यूज मत होना, उष्णकटिबंधीय वन और शीतोष्ण वन का पूछे तो उष्णकटिबंधीय जो वन है वहां पर अधिक उत्पादकता होती है, और शीतोष्ण जो वन है वहां पर कम होती है। अगर महासागर का पूछ ले तो शीतोष्ण जो महासागर है वहां पर अधिक उत्पादकता होती है, और उष्णकटिबंधीय जो महासागर है वहां पर कम होती है। ठीक है, कृत्रिम पारितंत्र की बात करें तो अब कृत्रिम पारितंत्र जो जिसमें अधिकतम अपन को उत्पादकता देखने के लिए मिलती है, तो कृत्रिम पारितंत्र अपन खेत क्या है, कृत्रिम पारितंत्र है। अगर अपन खेती कर रहे हैं, किसकी, गन्ने की खेती कर रहे हैं, तो उसके अंदर अपन को अधिकतम उत्पादकता देखने के लिए मिलती है, तो गन्ने की खेत। ठीक है, तो जो कृत्रिम पारितंत्र उसके अंदर अधिकतम किसके अंदर है, गन्ने की खेत के अंदर। तो ये आज का लेक्चर रहा यार, है ना, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओगे। वीडियो पसंद आया है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।